जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए गई तो आज फिर हम नया सेशन लेके चल रहे हैं पॉलिटी में ही। पॉलिटी का जो नया चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं उस चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। राइट, ठीक। इससे पहले कुछ चीज़ें बेसिक मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं कि उसमें मैंने गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि गवर्नमेंट क्या होती है, किससे मिलकर बनती है, राज्य क्या होता है और केंद्र सरकार की संरचना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उनका इलेक्शन। उसी तरह से हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ी थी कल की क्लास में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके कमेंट्स मेरे पास इस तरह के आ रहे हैं कि सर मान लो हमारा जो जीडी का पेपर है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो अब हमें किस चीज़ की प्रिपरेशंस करनी चाहिए, ठीक। या मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी ग्रुप डी या ग्रुप बी की जॉब में हैं, तो आपके लिए भी एक सजेशन ये है कि यदि आप डेली का 2 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, ओनली 2 आवर्स, ठीक है, केवल 2 घंटे का यदि आप टाइम निकाल सकते हैं तो मुझे ऐसा मेरा ये ओपिनियन है कि आप 2 घंटे पीसीएस और आरओ एआरओ की प्रिपरेशंस के लिए टाइम निकालिए। आरओ के टोटल सिलेबस, टोटल जॉब के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के लेक्चर में आपको या लास्ट में आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको आरओ एआरओ के बारे में टोटल जानकारी चाहिए। उसी तरह से पीसीएस की भी जो मतलब डिटेल है वो कल मैं ये एक वीडियो बना दूंगा पीसीएस पे, किस तरह से इसकी प्रिपरेशंस की जा सकती है। जितने भी बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं या फिर मान लो आप किसी एसएससी की तैयारी कर रहे थे, आपका टारगेट था भाई यूपी पुलिस की प्रिपरेशंस करना, आपका लक्ष्य ऐसा बना हुआ है कि हमने आर्मी में जाना है। देखो, एक तो ये है कि नहीं भी हमें कोई भी जॉब नहीं चाहिए सिवाय केवल इसी जॉब के, एक तो ये टारगेट होता है। लेकिन यदि आपको कोई एनी जॉब चाहिए, हाँ सर कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यदि ऐसे पर्पज से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और यदि आप केवल अभी तक एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता दूं डियर कि ऐसा जब आपको ऐसा फील होता है कि सर एसएससी के पेपर इतने टफ हैं तो हम पीसीएस का या आईएएस का या फिर आरओ आरओ तो ये बड़े लेवल के पेपर हो गए, ये कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये बता दूं कि जब आप किसी स्टेट लेवल में एसएससी वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं तो उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत पूछा जाता है और वो फैक्ट ऐसे होते हैं कई बार जिनका विविध या मिसलेनियस जिसको हम बोलते हैं वो बहुत दूर तक स्टैटिक पूछा जाता है। जबकि आप पीसीएस, आरओ, एआरओ जैसे या लोअर सबऑर्डिनेट टाइप के पेपर की अगर प्रिपरेशंस करते हैं या जैसे एफसीआई का पेपर है, ठीक है, ऐसे अगर एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो इनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, एक पर्टिकुलर आपका ग्राफ है जहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बशर्ते कंडीशन इसमें यह होती है कि इसमें चीज़ों को ज़्यादा रटना नहीं होता लेकिन पढ़ना ज़्यादा होता है। जबकि आप एसएससी की जब तैयारी करते हैं तो उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, आपको ज़्यादा चीज़ों को रटना है क्योंकि वो छोटे छोटे जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो आपको याद ही होने चाहिए। एक तरह से जो ल्यूसेंट टाइप की जो बुक्स आती हैं वो डेटा आपको एसएससी में काम में आता है और ल्यूसेंट जैसी बुक्स को मुझे ऐसा लगता है आप उसे कभी याद कर नहीं सकते। कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स तो हमेशा याद रहते हैं लेकिन ज़्यादातर चीज़ें भूल जाते हैं और ये आप ही नहीं सभी के साथ में ऐसा होता है। तो क्यों ना फिर ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्या हम डेली का 1 या 2 घंटे केवल पढ़ना है, समझ विकसित करनी है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब जैसे पीसीएस का 1991 से लेकर या 2000 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं तो उसके प्रीलिम्स के आप सारे क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो डेली की लगभग 30 से 40 मिनट आप क्वेश्चन देखा करेंगे और 1 से 1.5 घंटा आप कोई भी टॉपिक को दिया करेंगे। जैसा मान लो आज आपने पहले पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे के हिसाब से 15 से 20 दिन में आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। 1.5-2 घंटे का टाइम निकालना है, 15-20 दिन का टाइम ऐसे मान लीजिए आप, एक 15-20 दिन में आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। होता क्या है जब हम एसएससी वगैरह की प्रिपरेशंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको आती ही नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे हम टाइम अपना ख़राब कर लेते हैं। तो जितने भी बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, यदि मैं या फिर मैं कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या किसी फर्म या फैक्ट्रीज या किसी कंपनी में आप एज ए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि उसमें आपका फ्यूचर सिक्योर है तब आप ठीक करते रहिए। यदि बच्चों आपको लगता है कि इस लाइफ से मैं हैप्पी नहीं हूँ और मुझे ये वाली जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो मैं केवल अपना पार्ट टाइम या फिर अपना फाइनेंस के वजह से, खर्च चलाने की वजह से जो ये काम कर रहा हूँ, तो फिर आपको मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे का समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और 2 से 3 घंटे का क्या टाइम होता है, आप कितने, मैं आपसे एक सवाल है, जनरली आप सब फ़ोन चलाते हैं, ठीक,
जब आप फ़ोन चलाते होंगे तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बना लीजिए कि मुझे रोज़ रात को 7 से लेकर 10 बजे तक, 8 से लेकर 11 बजे तक पढ़ाई करनी है अच्छी वाली। इतने टाइम में आप अपने फ़ोन को बंद करेंगे, फोकस करेंगे कि कैसे पेपर को पास किया जा सके, और टॉपिकों को आप ना कोशिश करना टॉपिकों को पूरा लेंथी पढ़ना। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करना है, शॉर्टकट के चक्कर में जितनी भी चीज़ें चाहेंगे वो उन्हें बस शॉर्टकट मिल जाए, इसकी ट्रिक मिल जाए, इसका शॉर्टकट मिल जाए। देखो, अच्छे एग्जाम्स के लिए आपको शॉर्टकट और ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। वहाँ पर आपको एक कहानी के थ्रू, हाँ ऐसा हो सकता है, कहानी के थ्रू चीज़ें समझ लो और देन उसके बाद में आप किसी पेपर पर अप्लाई कर लो। हर स्टूडेंट जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो आपका यूपी पीसीएस की प्रिपरेशंस कर रहा है, एसआई की प्रिपरेशंस कर रहा है, 2 से 3 टारगेट लेके चलो एग्जाम्स के। आप एक बार पीसीएस के भी हिम्मत करिए। हिम्मत में क्या करना है, पहला एक सिलेबस लिखना है। 2022 में या 2021 में जो पीसीएस का प्रीलिम्स पेपर हुआ है, उन पेपर को आप इंटरनेट से डाउनलोड करना है। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करिए 2-2 घंटे का टाइम लेकर। आप पाओगे कि तुमको ऐसा लगेगा यार थोड़ी सी तैयारी और मैं कर लूँ तो ये पेपर हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा वो टफ नहीं होते हैं। और जब उस एक कदम यहाँ वहाँ तक रख लेते हैं, जैसे आरओ में तो केवल आप बहुत आसान है, उसमें हिंदी और जीएस आता है, ना मैथ्स है ना हिंदी है, मतलब ना मैथ्स है ना रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, केवल जीएस से क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता भी नहीं है। लेकिन जीएस की जो नॉलेज है वो आपको फैक्चुअल में नहीं चाहिए, उसमें फैक्ट तो चाहिए लेकिन थोड़ा सा डीप स्तर के चाहिए। और डीप स्तर के लिए क्या सामने मतलब मेन चीज़ क्या होती है, आपको टॉपिकों को ध्यानपूर्वक सही से डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे आप जैसे मेरी कल की पॉलिटी वाली क्लास देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें मैंने आपको कोई रटने का कुछ नहीं समझाया है। मैं केवल ये समझा रहा था कि किस तरह से राज्य सरकार क्या होती है, उसका निर्माण कैसा होता है, विधानसभा विधान परिषद में अंतर क्या है, बस ये बात है। उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जिसको कुछ विजन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, तो आपको मैं ये बताऊं, अपने लिए ज़्यादा डिमोटिवेट ना रहें और 3 से 4 घंटे का टाइम, देखिए 2 घंटे से लेकर 2 घंटे मैंने जीएस के लिए कहा है, और एक आप क्या कर सकते हैं, एक करंट अफेयर की कोई भी पत्रिका फॉलो कर सकते हैं। जैसे विजन की आती है, करंट अफेयर की मंथली पत्रिका आती है, विजन की, दृष्टि की भी आती है, इनसाइड आईएएस की आती है। यदि आप पीसीएस वगैरह इन सब की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको 2 करंट अफेयर की पत्रिका फॉलो कर लो, एक या तो दृष्टि या विजन का, दोनों में से कोई एक हिंदी मीडियम की, या इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम की कर लीजिए, और एक यूपी स्पेशल एक यूपी स्पेशल के नाम से पत्रिका आती है दृष्टि की। ये 2 करंट अफेयर की पत्रिका पढ़नी है महीने में। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों पत्रिकाओं को पढ़ने में आपको केवल 10 दिन का समय लगता है, वो भी पर डे अगर आपने 1 घंटा पढ़ना तो। इसका मतलब है कि आप इतना भी नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन में आप दोनों पत्रिकाओं को आराम से पढ़ सकते हैं। यदि आपको बिल्कुल ये नहीं कि फ़ोन भी साथ में लेकर बैठे हैं, दूसरे कामों में लगे हुए हैं और केवल पेज पलटने, ऐसा नहीं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रटना नहीं है। कोई चीज़ नहीं याद हो रही तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस आपको पढ़ना है ओनली। 15 दिन में दोनों पत्रिका आप एक बार पढ़ लेंगे तो जो उस महीने के जो बचे हुए 15 दिन बचेंगे, उन 15 दिन में उसी दोनों पत्रिकाओं को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट बार में जब उन पत्रिकाओं को पढ़ेंगे तो आप 5-6 दिन में पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में पढ़ लेंगे। यानी कि 25 दिन में उन्हीं दोनों पत्रिकाओं को आप 2-2 बार पढ़ चुके होंगे। जो लास्ट के 5 दिन होंगे, उन लास्ट के 5 दिन में चीज़ों को हाईलाइट कर लो, जहाँ जहाँ से जो डेटा तुम्हें लगता हो ये ज़्यादा मतलब एक अहम पॉइंट थे जो पूछे जा सकते थे, उनको हाईलाइट कर लो और उन्हीं का बार बार रिवीजन। इस तरह से एक ही महीने में आप पत्रिका तैयार हो जाएगी। उसके अलावा आपको कहीं किसी वेबसाइट से कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रही बात जीएस वगैरह की, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी सीरीज में मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूं। सीरीज से ऐसी चलती रहेंगी, बस आप इसको डेली फॉलो करिए। लेकिन आपको एक विजन मिल जाएगा, हाँ भाई, कि करंट अफेयर भी आप पढ़ रहे हो, जीएस भी आप बराबर पढ़ रहे हैं, और एक प्रीवियस ईयर का कोई प्रैक्टिस सेट खरीद लो। जितने भी मतलब किसी भी, या तो पीसीएस का एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, आरओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आरओ का एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। उससे ये भी रहेगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और किस तरह की आपकी प्रिपरेशन चल रही है।
ठीक है, तो ये उन्हीं सारे बच्चों के लिए मैं आपको समझाया था, जितने भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर हमारा जीडी का पेपर अच्छा नहीं हुआ और उसमें भी मेरी एज ओवर हो गई है, मुझे कौन सी पेपर की तैयारी करनी चाहिए, या अभी मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आपको बच्चों देखो, एक प्लान बनाओ प्लस एक रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो समय तुम्हारे पास हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, कब पढ़ना है, आप जो भी काम करते हैं उसके अलावा कब आपको टाइम मिल सकता है, कौन से टाइम पर आप कौन सी चीज़ की तैयारी के लिए कैसे समय निकालोगे, ये तुमको करना ही पड़ेगा। और यदि आपने ये 4-6 महीने फॉलो कर लिया तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ बच्चों, आप आराम से पीसीएस में 4 पेपर होते हैं, एक अपर पीसीएस जिसमें आपका एसडीएम वगैरह बनते हैं, ठीक, उसके बाद में एक लोअर सबॉर्डिनेट का पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं, एक आरओ और एक होता है एआरओ का, ठीक। और ये बता दूं, आरओ के लिए कोई भी मतलब कोई भी कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा जैसे आपका ओ लेवल टाइप का कुछ नहीं चाहिए होता है, उसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, वो भी आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो या बीकॉम किया हो, वही सेम आपका लोअर सबऑर्डिनेट में वही सेम आपका पीसीएस में है। हाँ, एआरओ के लिए आपको ओ लेवल जैसे सर्टिफिकेट की नीड होती है, टाइपिंग की भी ज़रूरत होती है। तो इन चारों का पहले सिलेबस देख लो, फिर अपने हिसाब से तैयारी कर लो, बहुत आसान और बहुत अच्छी जॉब होती है, अच्छे लेवल की जॉब है ये, ठीक है। तो आज ये बच्चों, अब मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ आज का अपना टॉपिक। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, इस टॉपिक में है क्या चीज़ें, टॉपिक का मकसद क्या है बच्चों। इस टॉपिक में आपको यह सीखने मिलेगा कि हमारा आज जो प्रेजेंट का संविधान है, इस संविधान की शुरुआत कैसे हुई थी, वो इतिहास हमें बताना है कि ये जो आज हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, आज जो इतना बड़ा हमारा जो संविधान है, तो ये संविधान को बनने का जो यहाँ तक का जो सफ़र है उसी को कह दिया गया भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक सवाल यह आता है कि भारतीय संविधान के विकास, या तो इसको भारत का संवैधानिक इतिहास कह दीजिए, भारत का संवैधानिक विकास भी वर्ड आता है कभी कभी, तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल यह आ सकता है कि भारतीय संविधान के विकास की शुरुआत कब हुई, ठीक है, ये कहाँ से हम इसको मानते हैं। तो यहाँ इसके 2 आंसर्स आते हैं। देखो, अगर आपसे यह पूछा जाए कि कि शुरुआत कब हुई, मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो भारतीय संविधान के विकास की कब शुरुआत हुई, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से, क्या क्वेश्चन हो सकता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, आपको पता होगा कि 1757 से 1947 तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया था, तो उनकी कंपनी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ है, तो भारत में इनका जो आगमन हुआ था 1608 में। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर तो ये वाला हो सकता है। यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया गया तब फिर उसका जो राइट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेटिंग ये इसके आंसर होते हैं। यानी कि भारत के संविधान की जो शुरुआत मानी जाती है तब से मानते हैं जब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, या तो ये आंसर हो जाता है, या फिर इसका आंसर ये है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने आकर एक पहला जो कानून बनाया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तब से मानते हैं भारत के संविधान की शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत के संविधान के विकास की शुरुआत कब से होती है, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन उसका राइट आंसर हो सकता है, या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। तो आओ बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू समझा रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर हम आगे टॉपिक पे बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी
अगर इस कंपनी का मैं आपको इतिहास बताऊं तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट चैप्टर आएगा भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, तो वहाँ तो पढ़ेंगे डिटेल से, अभी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की, अगर आपसे यह सवाल आए तो इसका जो राइट आंसर है ये है यूके की, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ की कंपनी है? यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। ठीक, अब यूके से सवाल आता है कि सर यूके किसे कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम ये है क्या, अगर ये हमें जानना है तो ध्यान से देखो। जो मैं एक मैप बना रहा हूँ, जैसे ऐसा मानकर चलते हैं कि बच्चों चलो मान लिया हमने कि सर ये अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, ये इतना पाकिस्तान है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है भारत, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दो देश हैं, ये इन दोनों देशों का नाम, पहले वाले देश का नाम इसका पुर्तगाल नाम है, इसका स्पेन है, इधर वाला स्पेन, इधर वाला पुर्तगाल। स्पेन की सीमा यहाँ पर एक देश से लगती है, ये जो देश है इसका नाम है फ्रांस। कौन सा देश है? ये है फ्रांस। फ्रांस के पास में यहाँ पर बेल्जियम है, बेल्जियम के ऊपर यहाँ पर नीदरलैंड है, और इधर यहाँ पर जर्मनी है, और यदि इधर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्विट्ज़रलैंड, और यह इधर साइड में है इटली, ऐसा समझ लो। तो ये यूरोप के देश हो गए, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया है, फ्रांस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जहाँ पर ये फ्रांस है तो यहाँ पर समुद्र है, इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल के बाद में यहाँ पर आकर यहाँ पे अब ये देखो, इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर से। देखो ये वाले जो तीनों भाग हैं, 1 2 3, ये भी इसी से किया मैंने, ये भी इसी से किया, ऐसे मान लेते हैं। जितनों को मैंने रेड से किया ना, इन चारों को मिलाकर कहा जाता है यूके। ये है क्या क्या, ये समझ लो। देखो जो अगर सर हमसे सवाल ये है पूछा जाए कि यूके है क्या एक्चुअल में, तो आपको ध्यान रखना है कि यूके में 4 देश आते हैं। यूके में कितने देश आते हैं? 4। ये जो देश है बच्चों, इस वाले जो देश का नाम है, इसका नाम है स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड। तो यहां पर तो हो गया बच्चों स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो है एडिनबर्ग। इसकी राजधानी क्या है? आर का मतलब होगा राजधानी, और राजधानी है बच्चों एडिनबर्ग। एडिनबर्ग, चलो ये इसकी राजधानी होगी। एक देश सर यहां पर है, ये वाला देश, इस देश का नाम है इंग्लैंड। इस देश का क्या नाम है? इंग्लैंड है। और इस इंग्लैंड की जो राजधानी है, उस इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ये आपने सीखे 2 देश यहां पे। और एक देश यहां पर है, ये वाला, इस देश का नाम है उत्तरी आयरलैंड। क्या नाम है? उत्तरी आयरलैंड। बच्चों उत्तरी जो आयरलैंड है, इसकी जो राजधानी है उत्तरी आयरलैंड की, इसकी राजधानी है आपका बेलफास्ट या बेलफास्ट। तो ये है बेलफास्ट, वहां की राजधानी हो गई उत्तरी आयरलैंड की, ठीक है। एक देश यहां पर है, ये इधर साइड में इंग्लैंड के पास में, और इस देश का क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है वेल्स। इसका क्या नाम है? एक देश है वेल्स, और इसकी क्या राजधानी है? तो वेल्स की जो राजधानी है बच्चों वो है कार्डिफ। क्या राजधानी है? कार्डिफ। ये हो गए 4 देश। ये जो यहाँ पर बचा हुआ एक देश है, इसको चलो मैं इस कलर से ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये जिसको मैंने क्या किया है ग्रीन कलर से। ये जो एक देश है, इस देश का क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है आपका आयरलैंड। रिपब्लिक आयरलैंड है ये है आयरलैंड। और इस आयरलैंड की जो बच्चों राजधानी है वो है आपका डबलिन। क्या राजधानी है? डबलिन यहाँ की राजधानी है। चलो अब आप समझो यहाँ पे, सर 4 देश आपने पढ़े यहाँ पे, अभी हम आयरलैंड को हटा देंगे, ये वाला आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है। तो उत्तरी आयरलैंड, तो सुन लो बच्चों, कभी भी अब जब हमसे ये पूछा जाए कि ये जो आपका उत्तरी आयरलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। देखो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में हम याद रखेंगे,
अगर जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, किसकी बात करते हैं सर, जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का मतलब केवल इंग्लैंड होता है, ओनली इंग्लैंड। तब केवल किसकी बात होती है, केवल इंग्लैंड की, ठीक है। तो आपने सीखा इंग्लैंड का मतलब जब आप बात करते हो इंग्लैंड की तो केवल हम बात करते हैं केवल इस वाले पार्ट की, केवल ये जो हमारा भाग है ये वाला भाग, ओनली हम इस वाले भाग की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम बात करेंगे तो ये हो गया यहाँ पे इंग्लैंड, पॉइंट नंबर 2। आपने नाम सुना होगा कभी कभी ब्रिटेन, क्या नाम सुनते हैं, ब्रिटेन। तो जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो बच्चों ब्रिटेन में एक तो इंग्लैंड आता है, ठीक, और एक दूसरा देश आता है इसमें वेल्स। तो इंग्लैंड प्लस वेल्स मिलकर बन जाता है क्या, आपका ब्रिटेन, ये हो जाएगा ब्रिटेन, इस तरह से, ठीक है। एक आप सुनते होंगे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या आते हैं बच्चों, यहां पे अब 3 देश आते हैं, कौन कौन से सर, एक आता है इंग्लैंड, एक सर, एक आता है वेल्स, ठीक। अब तीसरा और इसमें ऐड हो जाता है, उसका नाम है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। इन तीनों देशों का समूह मिलकर कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। एंड नंबर 4 एंड फाइनल लास्ट, यूके, जिसको आप कहा कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, लाइक ये हो गए। तो यूनाइटेड किंगडम जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं सर, एक तो इंग्लैंड आता है, एक सर इसमें वेल्स आता है, एक इसमें स्कॉटलैंड आता है। इन 3 के अलावा एक और इसमें आता है, वो है हमारा नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड। इन चारों को मिलाकर बन जाता है क्या, यूनाइटेड किंगडम यूके। इसका मतलब है, बहुत बार आपने यूके नाम सुनते होंगे सर, यूके यूके, तो यूके का आज आपको मतलब समझ में आया। यूके में हम जनरली किसकी बात करते होंगे, यहाँ पे भारत। तो यदि यहाँ से, तो ये कंपनी कहाँ से आई थी, तो ये कंपनी सर यूके से, यूनाइटेड किंगडम से आई थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन हो गए यूके में, तो यूके में आता है सर, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें आता है स्कॉटलैंड, इसमें आता है आपका इंग्लैंड, इसमें आता है वेल्स और आपका उत्तरी आयरलैंड। तो क्वेश्चन से एक बार दे दिया गया था कि यूके में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे रिपब्लिक जो आयरलैंड है, ये वाला जो देश है ये यूके में शामिल नहीं है। एक एग्जाम में क्वेश्चन या फैक्ट के रूप में पूछा गया था कि यूके को या इंग्लैंड को फ्रांस से, ये कौन सा देश है, ये फ्रांस है, तो फ्रांस से कौन अलग करता है, तो ये बीच में समुद्र है, इसको का नाम है बच्चों, इसका जो मैं आपको नाम बताऊं, इंग्लिश चैनल। अभी 2 दिन पहले जो आपका, जो 10 तारीख को, 2 दिन पहले की नहीं, 10 में जो जीडी का पेपर हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि इंग्लिश चैनल यानी कि इस वाले समुद्र को पार करने वाली पहली भारत की महिला का नाम पूछा था, जो मतलब ये वाला जो इंग्लिश चैनल है, इसको कौन सी महिला ने, भारत की पहली फर्स्ट महिला कौन थी जिसने पार किया था, तो ये इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला थी, उनका नाम था आरती शाह। उन्होंने 1959 में ये चैनल को पार किया था, ठीक। तो चलो ये तो बात हो गई किसके बारे में, यूके के बारे में। आई होप आप समझ में आ गई होगी यूके के बारे में। तो यूके आपको समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सी बात मैं बच्चों बात करता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो सर इसकी स्थापना कब हो गई, 31 दिसंबर 1599 में। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 1599 में कंपनी बनी, तो अगली सुबह रही होगी 1600 ईस्वी। इसीलिए सवाल आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में हुई थी। और जब ये स्थापना हुई थी उस समय भारत का जो राजा था उसका नाम है अकबर, किसके ज़माने की घटना है। और ये जो कंपनी की स्थापना हुई है वो इंडिया में नहीं यूके में हुई थी। कहाँ पर, यूके में, यूके में बनी, ऐसे याद रख लेना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर बनी थी, यूके में, 31 दिसंबर 1599 या फिर 1600 ईस्वी को। तो यूके में कंपनी बनी थी। जिस समय कंपनी बनी उस समय यूके का जो राजा था, स्थापना के समय राजा के समय सम्राट, तो उस समय यूके का जो सम्राट था तो उसका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ
महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये वहाँ की महारानी थी उस टाइम पे। तो इस महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, एक आदेश पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना को लेकर, जिसको यह आज्ञा पत्र समझ लीजिए, जिसको कहा जाता है 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख आप ऐसे समझो, जैसे कंपनी बनाई गई, तो जो कंपनी बनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी को परमिशन कब मिली, तो परमिशन मिली थी 31 दिसंबर 1599 को। कहा जाता है कि मध्य रात्रि में शायद ये परमिशन, अनुमति मिली। अब जो अनुमति मिली थी, तो उसके लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आदेश जारी किया। उसी आदेश को 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजलेख या चार्टर एक्ट के तहत हुई, तो इसी 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। समझ जाएंगे यहाँ पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई बच्चों। तो यहाँ से दो बातें और याद रखेंगे आप। एक पॉइंट तो ये कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शुरुआत में क्या था, केवल 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि पॉइंट मैं यहाँ से लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 1। तो ठीक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया गया। एकाधिकार का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, यही लोग जाके पूर्वी देशों में व्यापार करेंगे। इनके अलावा दूसरा कोई भी यूनाइटेड किंगडम का व्यक्ति जाकर पूर्वी देशों में व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, एक काम तो ये हुआ था। दूसरा, ये जो व्यापार करेंगे, किस चीज़ का व्यापार है, तो मसालों का व्यापार, मसालों का व्यापार। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में भारत किस उद्देश्य से आई थी, तो मसालों का व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है बच्चों। अब जब कंपनी बनाई गई है, तो जो आप देखो, मान लो कि कंपनी बन गई, ठीक है, कंपनी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं हम। तो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की देखरेख करने के लिए, देखरेख, तो कंपनी की बच्चों देखरेख करने के लिए एक आयोग बनाया गया, एक आयोग बना, एक आयोग का गठन समझ लो। अब ये जो आयोग बनाया गया, ठीक है, इस आयोग को जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो इसके लिए दो नाम आते हैं, एक तो आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या तो ये नाम आ जाएगा, या फिर दूसरा क्या नाम आ सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों नाम आते हैं, और इन्हीं नामों को इंग्लिश में भी लिख देता है, और इन दोनों के नामों की जो हिंदी होती है वो निदेशक मंडल कहते हैं, इसको हम निदेशक मंडल। ये हुआ निदेशक मंडल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या हिंदी में निदेशक मंडल। तो यानी कि कंपनी की देखरेख करने के लिए सर एक कमीशन बनाया गया। अब इस कमीशन में बच्चों, एक तो आप इसमें था निदेशक, जिसको अध्यक्ष कह सकते हैं एक तरह से, एक निदेशक, एक बनाया उपनिदेशक, उपनिदेशक, और 24 अन्य सदस्य शामिल किए थे, अन्य सदस्य। इस तरह से टोटल मिला के 26 सदस्यों का ये समूह था, 26 सदस्यों का समूह। ठीक है, जिसका काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम कानून बनाना के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जब पूर्वी देश में जाएंगे तो किस तरह से वो पूरी प्रोसेस चलेगी, उससे रिलेटेड ये सारी कहानी है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? चलो दूसरा पॉइंट जान लेंगे बच्चों। अब ये तो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के बारे में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यात्रा है, मान लो उदाहरण के तौर पे कि मैं इसको मान लेता हूँ सर यूके। अब यूके से ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश करेगी किधर, भारत की ओर। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया जो कंपनी गई थी वो इंडिया में ना आकर ये लोग गए थे इंडोनेशिया। कहाँ गए थे, इसको मान लेते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को कहा जाता है मसालों का द्वीप। क्या कहा जाता है बच्चों? मसालों का द्वीप। इंडोनेशिया में बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं और उन आइलैंड में से यहाँ पे आपको 3 के नाम याद रखने, वो भी क्रम के आधार पर। पहला जो फर्स्ट आइलैंड है ये वाला, ये जो आपका फर्स्ट यहाँ का द्वीप समूह है, इसका नाम है सुमात्रा।
दूसरे वाले का नाम है जावा और यहीं पे इसकी राजधानी भी है जकार्ता। तीसरे वाले का नाम है बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो। ये थर्ड वाला हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से सीखा आपने कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार जो गई थी वो इंडोनेशिया में गई थी। और ये घटना कब की? तो ये 1600 जनरली 1601 और 2 की बात है। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली समुद्री यात्राएं कंपनी बनने के बाद किस देश में ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी? तो 1601 या 2 के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुंची थी और यहाँ से इंग्लैंड के साथ में व्यापार शुरू किया गया। देन उसके बाद में फिर कंपनी क्या था बच्चों? अब एक घटना सुनिए। फिर यहाँ से अभी इसको मान लेता हूँ मैं यूके, ठीक। और इस टाइम पे यूके का जो राजा है, तो अब यूके का जो राजा बन चुका था उसका नाम था जेम्स प्रथम, क्योंकि 1603 में महारानी की डेथ हो गई थी। तो जेम्स प्रथम, ठीक है। कब बना था? 1603 में ये राजा बना। तो इससे ये समझ जाना कि इसका मतलब है कि 1603 में महारानी मर गई होगी, राइट। तो जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा था भारत, अकबर के नाम से एक आपका पैगाम लेकर। तो फिर यहाँ से यूके से अगली जब यात्रा कहाँ के लिए की गई थी सर? भारत के लिए की गई। ये यात्रा कब की गई थी? तो 1608 में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? 1608 में हुआ। यानी कि कंपनी बनी थी 1600 में, कहाँ? इंग्लैंड में। लेकिन कंपनी के लोग पहली बार भारत में कब आए हैं? 1608 में आए हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे एक और बात जानो। जब ये कंपनी आई थी तो सर इस कंपनी में यहाँ पर जो कंपनी वाले जो लोग भारत आए थे तो समुद्री मार्ग से ही आए थे। तो ये यहाँ पे 15-16 बोट थी, कुछ किताबों में कहा जाता है 13 नाव आई थी, ठीक है। तो इनमें से इनका जो नेता था इस पूरे बेड़े का, बेड़ा मतलब है ये जो पानी के जहाज हैं इनका ग्रुप, तो इनका जो नेता बनाकर या प्रतिनिधि भेजा था उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये उसका नाम था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस पहला व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था 1608। और कहाँ पहुंचा था? तो बच्चों वो ये जगह है यहाँ पे, और इसको आप मान के चलेंगे सूरत। कहाँ पर पहुंचा था? तो सूरत में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये समझ में आया कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 1608 में आई थी और जो पहला अंग्रेज आया था उस टाइम पे तो उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इसको किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था, ठीक है। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1608 में क्या हो जाता है? आगमन, ठीक है बच्चों। क्या करना है स्टार्टिंग में? तो भारत में ये सर ये व्यापार करना आए थे। तो अब मैं यहाँ का एक बड़ा ग्राफ छोड़कर आपको चलूँगा, क्योंकि मैं वो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के संवैधानिक इतिहास पे। ईस्ट इंडिया कंपनी हम तब पढ़ेंगे बच्चों जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं समझाकर अब मैं केवल नॉर्मल कुछ बातें समझा रहा हूँ। सुनो सर, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में लगभग, ठीक है। 1600 में कंपनी बनी, 1608 में ये इंडिया पहुंचे। क्या करने? मसालों का व्यापार करने के लिए। पहला अंग्रेज भारत कौन आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। कब आया था? 1608। उस टाइम पे भारत का राजा था जहांगीर। तो कंपनी जब इंडिया आई उस समय भारत का राजा कौन है? जहांगीर है, राइट। अब एक और बात समझो, तो हमारे देश में जो केंद्र सरकार थी ना उस टाइम पे 1608 के टाइम पर, तो भारत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट का नाम था मुगल। यानी कि मुगलों का राज था भारत में जिस समय अंग्रेज भारत में आए। क्या ये बात समझ जाएंगे? धीरे धीरे क्या था बच्चों, इन्होंने मसालों का व्यापार किया और भारत में कई जगह पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोटियाँ या फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ली। यहाँ सूरत में, उस मसूलीपट्टम में, बंगाल में, मद्रास में, ठीक है, इस तरह से। तो भारत के काफ़ी हिस्से पे धीरे धीरे इन्होंने क्या था बच्चे, कब्जा करते चले गए। अब यहाँ से ये जंप लगा के एक कहानी समझाता हूँ। एक कानून आता है सर जिसका नाम है 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख बच्चों, ठीक है। ये कानून आया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक ये कानून जब आया था उस टाइम तक देखो कंपनी आई थी 1608 में, इसका मतलब है कि 110 साल हो गए, 115 साल लगभग 115 साल के बाद में 115 सालों का इतिहास गायब कर दिया बीच में मैंने, वो इतिहास में पढ़ेंगे।
अब ये है हमारा प्यारा भारत। यहां पर सर 3 जगहों का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, समझो। ये जो जगह है इसका आप नाम मानकर चलेंगे, यहां पर जगह है, इसको कलकत्ता नाम दे देता हूं, बंगाल में, ये कलकत्ता हो गया। यहां पर एक जगह है, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों मद्रास, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। इसको मैं नाम दे देता हूं बंबई, क्योंकि बंबई से 2 राज्य बन गए, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, ये है बंबई। ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहां पर इन तीनों जगह पर एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था 1726 तक, और इन तीनों जगहों पर क्या बनाए गए थे, गवर्नर नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों ने। यहां पे ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे जो इन क्षेत्रों का संचालन करते थे, गवर्नर तीनों जगह पे, यहां का भी अपना अलग अलग गवर्नर थे, ठीक है। ये कहानी सुनो। तो आपने देखा कि सर ये जो बीच के 110-15 साल मैंने बीच का छोड़ दिया, तो इस कहानी के बीच में ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो मसालों का व्यापार करना आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या था, व्यापार करते करते इन्होंने भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अब एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि सर कंपनी का, मान लो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इस कंपनी का जो संचालन है वो कौन करता था? इसके लिए एक बोर्ड, एक आयोग बनाया था जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हो, 26 सदस्यों वाला, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक वगैरह था, ठीक है। तो पहले ये होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सभी तरह के कानून बनाने का अधिकार किसका था? सभी कानून बनाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। सब कानून, जो भी काम करेंगे आप इंडिया में, कहाँ से सामान खरीदना है, कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, इन सारी चीज़ों का निर्णय लेता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर गवर्नर जरूर नियुक्त किए गए थे, बंबई में भी गवर्नर था, मद्रास में और कलकत्ता में ये अंग्रेज गवर्नर रखे गए थे, लेकिन ये गवर्नर खुद से यहाँ पर कोई कानून नहीं बना सकते थे, अपने क्षेत्रों के लिए भी कानून नहीं बना सकते थे। इनके लिए भी कानून बनकर कहाँ से आएगा? इंग्लैंड से, और कौन बनाकर भेजेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भेजता था। लेकिन सर एक कानून आया था 1726 का, इस कानून के तहत सुनो सर, इस 1726 के कानून के तहत इन गवर्नरों को अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। तो इस एक्ट के तहत, इस एक्ट या कानून या राजलेख के तहत गवर्नरों को अपने क्षेत्रों के लिए कुछ कानून बनाने का अधिकार। ये कहानी थोड़ी सी खास है। क्वेश्चन क्या आता है कि पहले बंबई का गवर्नर होता था, लेकिन कानून बनकर आएगा कहां से? इंग्लैंड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। वही कानून को फॉलो करने का काम होता था केवल गवर्नर का। लेकिन अब 1726 के तहत थोड़ा सा अधिकार देते हुए, देखो कुछ कानून, ज़्यादा नहीं, कुछ अधिकार, कुछ कानून बनाने का अधिकार यह दे दिया गया कि अब बंबई का गवर्नर बंबई के लिए खुद से कानून बना सकता है। मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए भी कोई कानून यदि उसे लगता है कि ये ज़रूरी होना चाहिए तो ये अपने आप भी वो निर्णय ले सकता था। ये कहानी यहाँ पर ये, क्या ये बात समझेंगे यहाँ पर? फिर अगला टॉपिक जो मैं यहीं पे इसमें ऐड करना चाहूँगा, बीच का थोड़ा सा जंप लेके, वो भी, अब ये कहानी चलती चलेगी। अंग्रेज भारत में व्यापार भी कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या करने लगे हैं, एक बड़े साम्राज्य पर अधिकार कर लिया इन्होंने। अब भारत में जो केंद्र सरकार थी वो किसकी थी? मुगल सम्राट थी, मुगलों की सरकार चलती थी भारत के अंदर। तो जो मुगलों के सिपाही होते थे, जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, उनमें अक्सर झड़पें हुआ करती थी। किसको लेकर? चुंगियों में, जैसे चुंगी पे टोल टैक्स देना पड़ता था, तो वहां पे उनको लेके कई पर झड़पें होने लगी। धीरे धीरे ये छोटी छोटी लड़ाइयों ने एक बड़ा रूप लिया और एक युद्ध इतिहास में देखने को मिलता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था सर बच्चों? ये हुआ था 23 जून 1757 में, ठीक इस दिन पे यह युद्ध हुआ। अब प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो यह युद्ध किस किस के बीच में सर? अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में हुआ। अंग्रेजों और भारत के बीच में। इसमें क्या होता है बच्चों, इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और भारतीय हार जाते हैं। और यह युद्ध हुआ कहां था? तो यह बंगाल में एक नादिया जिला है। तो नादिया जिला
कहाँ पर है? बंगाल हुगली के तट पर। ठीक है, उस समय अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था यहाँ का, अंग्रेजों जो ब्रिटिश सेना थी उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का राजा था। ठीक, भारत की जो सेना थी, तो भारत की तरफ से जो उस समय, और ये युद्ध कहाँ हुआ है? बंगाल में। तो उस समय बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का नवाब, तो बच्चों बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम है इसका? सिराजुद्दौला, ये इसका नाम था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला इसमें क्या होते हैं, ये हार जाते हैं और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और एक बड़ी घटना ये थी कि इस युद्ध में भारत की सेना ज़्यादा थी, 50,000 भारत की सेना थी और अंग्रेजों की सेना 3-4 हज़ार थी। लेकिन ये हुआ ये था, एक यहाँ पे क्या होता कि जो बंगाल का नवाब था ना सिराजुद्दौला, इसका एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। उसने चीट किया और वो इसकी ओर से लड़ा जरूर सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन डिफेंस में रहा था और अंग्रेजों की मदद कर रहा था। ठीक, अब ये युद्ध जीत लिया किसने? अंग्रेजों ने। और इस तरह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो कि सर ये वाला बंगाल का क्षेत्र है, तो अब ये बंगाल वाले क्षेत्र पे, यहाँ पे कहाँ? बंगाल में। तो बंगाल पर कब्जा किसका हो गया? अंग्रेजों का। तो बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा, जबकि पहले बंगाल के छोटी सी जगह कलकत्ता में थोड़े बहुत अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन अब पूरे बंगाल पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। तो यहीं से मानी जाती है, कहाँ से? वो भी प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। इस तरह से भारत में क्या हो जाता है बच्चों? अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो जाएगी। और अंग्रेजी जब शासन की यहाँ पे शुरुआत हो गई है, तो अब धीरे धीरे क्या करेंगे? अंग्रेज भारत पे और क्षेत्रों को जीतेंगे, और जीतने के बाद में एक टाइम आएगा कि संपूर्ण भारत पर किसका कब्जा हो जाएगा बच्चों? अंग्रेजों का। और जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, तो फिर उस कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार एक पहला कानून बनाकर भेजेगी 1773 में, जिसको कहा जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगली क्लास में हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आपने सीखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बनी थी? सर इंग्लैंड में बनी थी। कब बनी थी? सर 1599 या फिर 1600 ईस्वी मान लेंगे। तो 1600 ईस्वी में कंपनी बनी थी, और कंपनी का मकसद जो भारत में आने का था वो केवल मसालों का व्यापार करने का था। लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्ष गुजरते चले गए और इन्होंने व्यापार के साथ साथ केवल मसाले नहीं, कई अन्य चीज़ों का भी भारत से व्यापार किया, और भारत के एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद में संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और कब्जा होने के बाद अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन चलाने के लिए कुछ कानून बनाएगी, और उन्हीं कानूनों में से पहला कानून आएगा 1773 का अधिनियम, या कह देंगे भारत के इतिहास का पहला संविधान। तो भारत के इतिहास का पहला संविधान जो बन जाएगा वो कौन सा? 1773 का अधिनियम। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1773 का अधिनियम से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखिए बच्चे, सभी बच्चे क्या क्या करें, कम से कम इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी क्या करें, कमेंट्स क्या करें और शेयर भी क्या करें। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।